दोस्तों, हम भारत की जनगणना का इतिहास मुख्य रूप से 3 कालखंडों में बाँट कर देख सकते हैं: प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालखंड। प्राचीन भारत में जनगणना का जो उद्देश्य था, मुख्य रूप से जनपद काल में देखते हैं तो ऋग्वेद में भी जनसंख्या की गणना का संदर्भ मिलता है। राजा जनगणना कराया करते थे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो चौथी शताब्दी ईसा पूर्व का है, मौर्य काल की जनगणना के व्यवस्थित स्वरूप का संदर्भ देता है। गोप नामक अधिकारी नियुक्त किए जाते थे जो गांव में पशुओं की और मनुष्यों की गणना का तंत्र रखते थे और जासूसी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता था। अशोक के शिलालेखों में भी हमें जनगणना के संदर्भ मिलते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जो पांडुलिपि थी और मौर्य काल के जो संदर्भ है, वहाँ पर मुख्यतः राजस्व और सैन्य व्यवस्था के संचालन के सीमित उद्देश्यों के लिए जनगणना कराई जाती थी। मध्यकाल में संतुलित युग में अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा भी भूमि प्रबंधन के लिए सर्वे करवाए जाने के संदर्भ मिलते हैं। मुगल काल में अकबर का जो शासन है, उसमें टोडरमल ने दहशाला प्रणाली विकसित करी भूमि और फसल का रिकॉर्ड रखने के लिए। आईने अकबरी में अबुल फजल ने साम्राज्य के सूबों, सरकारों और महलों की सांख्यिकी विवरण दर्ज कराए। जनसंख्या अनुमान भी शामिल किए गए। वस्तुतः ये पूर्ण और विस्तृत जनगणना तो नहीं थी। मराठा काल में भी काठी प्रणाली का हम संदर्भ देखते हैं। आईने अकबरी का जो संदर्भ है, वो जनगणना के लिहाज से मध्यकाल में बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम आधुनिक भारत में ब्रिटिश हुकूमत के संदर्भ में आकर के देखते हैं तो वहां पर जनगणना के दो पक्ष किए जा सकते हैं, एक आजादी से पूर्व का और एक आजादी के पश्चात का। तो भारत में ढाका जो एक हेनरी वाल्टर महोदय के द्वारा एक शहर की जनगणना कराए जाने का संदर्भ सबसे पहला मिलता है। फिर बनारस का भी उल्लेख आता है। 1872 में जो जनगणना कराई गई, पूरे भारत में एक साथ कराए जाने की जनगणना है, लेकिन ये गैर समकालिक थी। गैर समकालिक का मतलब ये कि भिन्न भिन्न कालखंडों में भिन्न भिन्न राज्यों, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जनगणना कराई गई और ये एक लंबे समय में ये चली। लेकिन 17 फरवरी 1881 में लॉर्ड रिपन के नेतृत्व में जो जनगणना हुई उनके कालखंड में, वह समकालिक जनगणना का पहला उदाहरण भारत में है। और समकालिक जनगणना का जो ये पहला उदाहरण है, उससे हम देखते हैं कि लगातार प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना भारत में तब से संचालित है और यह प्लेग, हैजा, युद्ध, महायुद्ध चलते रहे, किंतु हर 10 साल पर जनगणना होती रही। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत की जो पहली जनगणना हुई सन 1951 में हुई। विभाजन के बाद देश की जनसांख्यिकी को समझने के लिए ये और पंचवर्षीय योजनाएं उस समय संचालित थीं, उनके लिए बहुत बड़ा आधार बनता था जनसंख्या की गणना। 2011 की जनसंख्या गणना की गई, उसमें 121 करोड़ हमारी आबादी रही और 2021 में इसके पश्चात एक जनगणना होनी थी जो कोविड-19 के प्रभाव के कारण पूर्ण न हो पाई। अब 2027 में होने वाली जो जनगणना है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि 2027 में जो जनगणना के आंकड़े प्राप्त होंगे, उससे भारत की संसदीय और विधानसभा की जो सीटें हैं, उनके परिसीमन का भी ये जनगणना आधार बनेगी। ये जो जनगणना हो रही है, यह 2 चरणों में संपन्न होगी। पहला चरण मकान सूचीकरण का होगा, जिसमें भवनों की और परिवारों की सूची तैयार की जाएगी, उनकी सुविधाएं और संपत्ति का ब्यौरा दर्ज होगा। दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना होगी, जिसमें शिक्षा, लिंग और अन्य जाति आदि का विवरण दर्ज किया जाएगा। ये सामाजिक जनगणना
का भी पक्ष रखती है। और इस बार की जो जनगणना है वह डिजिटल जनगणना होगी और पूरी तरह से डिजिटलाइज प्रारूप में जनगणना कराई जा रही है। और बहुत ही रोचक बात यह है कि इस बार जनता स्वयं अपने आंकड़े डिजिटली फिल करेगी और जनगणना में जनता प्रत्यक्ष रूप से भागीदार होगी और अपनी गणना के आंकड़े स्वयं दर्ज कराएगी। इस बार की जनगणना सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया दोनों में अत्यधिक चर्चा का विषय है और बहुत अधिक उत्साह है भारत के नागरिकों में स्वयं की गणना को दर्ज कराने का। तो आइए हम सब मिल करके भारत की महान परंपरा जनगणना की महान विरासत का हिस्सा बने और इसे सफल बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।